दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे अगर कोई राइटर फिक्शन के रूप में लिख दे तो लोग बोलेंगे भाई इतना एक्सेजरेट मत करो। कंट्री में ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन असल में हमारा देश इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि यहां सच फिक्शन से भी अजीब निकल आता है। और आज की कहानी भी इसी सच्चाई की मिसाल है। जी हां, अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहानी, दिल्ली ब्लास्ट की कहानी, एक डॉक्टर से आतंकी बने असिस्टेंट प्रोफेसर उमर की कहानी और 415 करोड़ की करप्शन वाली वो गहरी काली सच्चाई जिसे सुनकर आपका सिर घूम जाएगा। आप सोचिए, आपकी लाइफ एकदम सामान्य चल रही है। आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, घर वापस आते हैं और फिर दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इसी नॉर्मल दिन में अचानक एक ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली में। और ब्लास्ट सिर्फ एक धमाका नहीं होता, वो हमारे विश्वासों का ब्लास्ट होता है। और फिर उस ब्लास्ट के डस्ट में से एक नाम निकलता है, डॉक्टर उमर। अब नाम सुनते ही शौक लगता है, क्योंकि डॉक्टर शब्द हमने हमेशा पॉजिटिव रोल्स में सुना है। डॉक्टर क्योर करता है, इलाज करता है, जान बचाता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर उमर जान बचाने नहीं, जान उड़ाने की प्लानिंग कर रहा था। और ये आयरनी इतनी डार्क है कि आपको इंस्टेंटली पेची लगती है। हाउ, बट व्हाई, बट वेयर। और जैसे ही आप वेयर का इंक्वायरी करते हैं, सामने आता है एक नाम, अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। अब चलिए इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा इमेजिन करते हैं। दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पर हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर एक विशाल 70 से 78 एकड़ में फैला कैंपस, बाहर से देखने में नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे हर जगह बनी हुई है। स्टूडेंट घूम रहे हैं, फैकल्टी बैठी है, लाइब्रेरी है, लैब्स है, एकदम टिपिकल निजी यूनिवर्सिटी वाइब्स। लेकिन जब एजेंसीज इसकी दीवारों के अंदर घुसती है तो उन्हें सुरंग जैसी एक्टिविटीज मिलती है। जो चीजें बाहर से नॉर्मल दिखती है, अंदर से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ एजुकेशन नहीं, एग्जीक्यूशन चल रहा था। यहाँ टाइम टेबल में एनाटॉमी नहीं, आतंकी स्टडीज चल रही थी। और ये एग्जर्सेशन नहीं, ये जांच में निकली हुई ऑफिशियल डिटेल्स है। सबसे पहले जो शॉकिंग चीज सामने आई वो थी उमर की पोजीशन। उमर सिर्फ स्टूडेंट नहीं था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी का वो व्यक्ति जिसे नॉलेज डिलीवर करनी थी, वो नॉलेज मिसयूज कर रहा था। उसके पास एक्सेस था, अथॉरिटी थी, कैंपस में मोबिलिटी थी, और उससे भी डेंजरस दिमाग साइंस वाला था। डॉक्टर बनने के लिए वो जितनी डेप्थ में साइंस पढ़ा होगा, उतनी ही डेप्थ में एक्सप्लोसिव्स भी समझ सकता था। और यही हुआ। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी के मेडिकल लैब से केमिकल्स चोरी किए जाते थे। वो केमिकल्स एक्सप्लोसिव्स में कन्वर्ट होते थे। मतलब क्लास के अंदर खाली टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहे थे, बाहर टेस्ट ट्यूब में ब्लास्ट की तैयारी चल रही थी। अब आप सोचो, किसी भी यूनिवर्सिटी का लैब एकेडमिक पर्पस के लिए होता है, लेकिन यहाँ लैब एक पैरेलल वर्कशॉप थी। कहने को मेडिकल लैब, लेकिन काम टेरर लैब का। और जो सबसे शॉकिंग चीज है, ये सब एकदम अंडर द नॉस चल रहा था। स्टूडेंट्स को पता नहीं, फैकल्टी का मेजर हिस्सा अनभिज्ञ, कैंपस के एडमिनिस्ट्रेटर्स शायद अनजान, और अंदर एक कोर रेडिकल ग्रुप अपनी मीटिंग्स रूम नंबर 13 में क्वाइटली करता रहा। रूम नंबर 13, हाँ यही वो कमरा जो आज नेशनल हेडलाइन में छाया है। इसमें सिर्फ असाइनमेंट्स चेकिंग नहीं होती थी, इसमें अटैक प्लानिंग सेशंस होते थे। और ये सब किसी आइसोलेटेड हिल एरिया में नहीं, किसी बॉर्डर जोन में नहीं, दिल्ली एनसीआर के हार्ट में हो रहा था। और जब एजेंसीज ने पहली बार इस रूम पर नजर डाली तो उन्हें समझ आया कि यह कोई आकस्मिक कट्टरता नहीं है, यह ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। यह कोई गूगल सर्च करके एक्सट्रीमिस्ट बनने वाला मामला नहीं है, यह व्यवस्थित प्रशिक्षण था। इसी वजह से जब उमर का वीडियो सामने आया तो सिक्योरिटी एजेंसीज को केस की साइकोलॉजिकल डेप्थ समझ आई। वो वीडियो एक कन्फेशन नहीं था, वो एक विंडो था। उमर ओपनली अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, ग्लोबल जिहाद की बात कर रहा था। वह क्लियरली रेडिकलाइज मैनर में बोलता नजर आया। ऐसा लग रहा था कि कैमरा ऑन करने से पहले किसी ने उसे टॉपिक वाइज स्पीकिंग पॉइंट्स दे दिए थे, जैसे स्कूल्स में किड्स को डिबेट का टॉपिक दे दिया जाता है। बट डिफरेंस है, यहाँ डिबेट सिविलाइजेशन को उड़ाने की थी, और अब यहाँ सटायर खुद ही निकल आता है। जैसे वीडियो मीडिया में चला, एक पूरा इंटेलेक्चुअल क्राउड प्रकट हो गया। ये वीडियो जनता को नहीं दिखना चाहिए, इससे गलत मैसेज जाता है। भाई साहब, गलत मैसेज बनाने वाले को नहीं रोकोगे, वीडियो बनाने वाला सही है, टेररिस्ट आइडियोलॉजी ओपनली रिकॉर्ड कर रहा है, और आपको डर वीडियो दिखाने से है। ये वही लॉजिक है जैसे घर में चोर घुसा है और आप कहो अरे पुलिस मत बुलाओ वरना कॉलोनी में पता लग जाएगा। लेकिन ऐसा होता है हमारे देश में, क्योंकि हम समस्या को मानने से पहले ही उस पर कवरिंग शीट डालकर आराम से सो जाते हैं। अब बात करते हैं ईडी और एनआईए की रेड्स की। फरीदाबाद के इतिहास में शायद ही कभी इतनी काउटिक, इंटेंस और मल्टी एजेंसी एक्टिविटी हुई होगी। एक तरफ एनआईए नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से देख रही थी, दूसरी तरफ ईडी फाइनेंशियल ट्रेल इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और जैसा कि हिंदी में कहते हैं, जंगल में आग लगी तो सबसे पहले सूखे पत्ते जलते हैं, उसी तरह अल फलाह यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल फाइल्स खुली तो सबसे पहले करप्शन की तेज बदबू आई। ईडी के हिसाब से 2018 से 24 के बीच करीब 415 करोड़ रुपए का गहन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। और ये पैसा स्टूडेंट्स के नाम पर, फेक यूजीसी रिकॉग्निशन के नाम पर, डिग्रीज के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डोनेशंस के नाम पर इकट्ठा किया गया। लेकिन ये पैसा गया यूनिवर्सिटी में नहीं, ये गया प्राइवेट पॉकेट्स में, डाइवर्टेड फंड्स में। अब यहाँ एक सवाल जरूरी है, क्या कोई यूनिवर्सिटी इतने साल तक फ्रॉड कर सकती है बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के? बिल्कुल नहीं। ऐसा
सोफिस्टिकेट सेटअप बिना ब्यूरोक्रेटिक ब्लेसिंग के कभी नहीं चल सकता। मतलब करप्शन सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं था, सिस्टम का था। और सबसे पेनफुल आयरनीज में से एक, ये यूनिवर्सिटी एक चैरिटेबल ट्रस्ट से शुरू हुई थी। 97 में इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरुआत हुई। 2014 में हरियाणा असेंबली ने स्पेशल एक्ट पास करके इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। मतलब एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए था, एजुकेट करना चाहिए था, इंस्पायर करना चाहिए था, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल प्रोड्यूस करने चाहिए थे। लेकिन प्रोड्यूस क्या हुआ? उमर जैसे रेडिसलाइज प्रोफेशनल्स, जिनका माइंडसेट हीलिंग का नहीं हार्मिंग का बन गया। और यहां सवाल आता है, कहां गई थी यूजीसी की बैकग्राउंड चेकिंग? रिकॉग्निशन देने से पहले ऑडिट कहां था? क्या कैंपस विजिट सिर्फ चाय समोसा और गाइडेड टूर तक ही सीमित थी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फेक डॉक्यूमेंट से दिखाया गया? और अगर हाँ, तो यूजीसी कैसे फूल हो गई, या वो फूल होना नहीं चाहती थी? और ये सवाल सिर्फ एक संस्था पर नहीं, पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम पर उठता है। अब सबसे डीप क्वेश्चन और सबसे अनकंफर्टेबल, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक्सट्रीमिस्ट कैसे बन जाता है? डॉक्टर बनने में 5.5 साल लगते हैं, स्टेथोस्कोप लगता है, पेशेंट्स मिलते हैं, जिंदगी बचाने का मौका मिलता है। लेकिन एक एमबीबीएस एजुकेटेड माइंड कब एक्सट्रीमिस्ट माइंड बन जाता है, कब उसे वायलेंस जस्टिफाइड लगने लगता है, कब वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसे खुद लगता है कि उसका काम दुनिया उड़ाना है? ये तब होता है जब ब्रेन वॉशिंग सिस्टमेटिक हो, जब नेटवर्क अंदर से ऑपरेट हो, जब रेडिसलाइज स्लो बट कंटिन्यूअस हो, और सबसे डेंजरस बात, जब ये सब किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस वो जगह होती है जहां आइडियोलॉजी मॉल्ड होती है। और अगर कैंपस में ही फॉल्टी सब्सटेंस इंजेक्ट किया जा रहा है तो आउटपुट फॉल्टी ही होगा। और फिर बात आती है कॉमन मैन की। कॉमन मैन पर ही हर सिस्टम की सबसे बड़ी मार पड़ती है। ट्रैफिक में स्टक होते हुए कॉमन मैन को ब्लास्ट के न्यूज की शॉक लगती है। ऑफिस जाते हुए कॉमन मैन को पता चलता है कि कहीं ब्लास्ट हुआ, वही कॉमन मैन टैक्सेस देता है, फीस भरता है, सिस्टम सस्टेन करता है, और वही सबसे वल्नरेबल होता है। जब ब्लास्ट होता है सबसे पहला विक्टिम कॉमन मैन होता है। उसका मरना किसी हेडलाइन में सिर्फ नंबर बन जाता है। और इसलिए अकाउंटेबिलिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी यूजीसी की भी है, गवर्नमेंट की भी है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की भी है, आंध्र से लेकर कश्मीर तक हर डिपार्टमेंट की है। और ये सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर आज नहीं पूछेंगे तो कल एक और यूनिवर्सिटी में ऐसा ही नेटवर्क पनप जाएगा, एक और उमर पैदा हो जाएगा, एक और ब्लास्ट हो जाएगा, और फिर हम यही कहेंगे किसने सोचा था। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? असली जिम्मेदार कौन है? यूनिवर्सिटी, सिस्टम, यूजीसी, गवर्नमेंट, या हम सब की कलेक्टिव साइलेंस? कमेंट में साफ साफ बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सच फैलाना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम ऐसी डीप डाइव इन्वेस्टिगेट स्टोरीज आगे भी आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अवेयर रहिए, अवेक रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद।